Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update of the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on three lines: 2331-4444, 2371-7106, and 2342-1050. Please prefix STD code 011 if you're calling from outside Delhi. I'm Ishan Mittal and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों का जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और 23314444 और तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले STD कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अब हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं ईशान मित्तल। Thank you, Amrish ji. Foreign investors pump in over 12,000 crore rupees in Indian capital markets in April, and global crude oil prices decline for the second week in a row. Brent crude drops 3%. विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में भारतीय इक्विटी बाजारों में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और दुनिया के बाजारों में कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड 3% लुढ़का। और आज की पहली खबर, विदेशी निवेशकों ने मौजूदा वित्त वर्ष की शुरुआत में ही सकारात्मक संकेत दिए और अप्रैल के महीने में भारत के पूंजी बाजारों में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने इस महीने भारतीय इक्विटी बाजारों में 11,631 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसी दौरान विदेशी निवेशकों ने डेट बाजार में भी 806 करोड़ रुपए डाले। इस तरह अप्रैल में भारत के पूंजी बाजारों में कुल 12,437 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष के अंतिम माह में विदेशी निवेशकों ने इक्विटी में 7,936 करोड़ रुपए का निवेश किया था। और इस बीच हमारे साथ हमारे पहले श्रोता आज के कार्यक्रम के योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मार्केट मंत्र की टीम को मेरा नमस्कार। और मेरा सवाल जरीन जी से ये है कि हम जिन स्टॉक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उनमें लार्ज एंड मिड कैप, इंडेक्स फंड और स्मॉल कैप 3 कैटेगरी के फंड हैं। स्मॉल कैप में हमारे पास SBI और एक्सिस स्मॉल कैप है। तो मेरा ये सवाल था कि जब हम बात करते हैं रिस्क की, तो स्मॉल कैप में एग्जैक्टली किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है? क्या अगर हम वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर पाते हैं अच्छे से, क्योंकि हम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए एक अच्छा व्हीकल है? और दूसरा मेरा सवाल है कि मैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप हमारे पास में है, पर उसमें क्योंकि एक कैपिंग है तो उस वजह से हम निवेश बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट फंड उसी कैटेगरी का क्या कोई अच्छा फंड है जो सब्स्टिट्यूट फंड में काम आ सके? एक तो कि जो हम रिस्क की बात करते हैं, वो रिस्क की बात ऐसे ये केवल मैं आपको इलैबोरेट करना चाहूंगा नंबर से कि पिछले 10 साल का रिटर्न आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप का करीब 20% सालाना रिटर्न है और मिड कैप का रिटर्न 18% सालाना है। तो ये काफी ये खासा ज्यादा है।
अगर आप लार्ज कैप के एवरेज से देखेंगे तो यहाँ पे 12.5% का रिटर्न है, और मल्टी कैप जिसमें कि हर कुछ जुड़ा रहता है और आम तौर पे वहाँ पे लार्ज कैप का ज्यादा बोलबाला रहता है, उस वजह से वहाँ पे कोई खास रिटर्न नहीं है। 13-13.5% का है। 13-13.5% खासा रिटर्न है, लेकिन 18 और 19 या 19 या 20% रिटर्न की तुलना में बहुत कम है। करीब करीब 1.5 गुना या 2 गुने का फर्क पड़ जाता है अगर आप इंडेक्स से भी तुलना करें तो रिस्क, ये रिटर्न वाली बात हुई कि यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन इसके पीछे आपको हिम्मत करनी पड़ती है। ये मैं 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब बाजार में गिरावट आई थी तो स्मॉल कैप फंड में आपका लगा हुआ 100 रुपया या बढ़ा हुआ 100 रुपया या लगाया हुआ जो कुछ भी, जो अपने ऑल टाइम हाई से 70% की गिरावट देखी गई थी, और वहां पे लार्ज कैप में करीब करीब 45-47% की गिरावट देखी गई थी। तो ये जो आप अंतर देख रहे हैं, आपको गिरावट आपकी दोनों ही स्थिति में आपको खासा दिखेगा। ये लार्ज कैप आपको गिरावट से बचा पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन उस तरह से नहीं गिरते हैं जिस तरह से स्मॉल कैप और मिड कैप जब बाजार में गिरावट का दौर आता है, और शुरुआती दौर में ही काफी गिर जाते हैं। और इनके बढ़ने का भी कारण वही है जो गिरने का है। एक तो ये छोटी कंपनियां रफ्तार से बढ़ पाती हैं और जिस वजह से ग्रोथ रेट काफी ज्यादा होता है, और किसी भी डाउनटर्न की आशंका में जिस तरह का संदेह इन कंपनियों पे होता है कि ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, जो उसी आशा में इनमें भारी गिरावट भी देखी जाती है। और इसको अगर आप, और म्यूचुअल फंड एक बहुत ही कारगर व्हीकल है, क्योंकि और ऐसा होता भी है, छोटी कंपनियां बंद होती हैं, बैंकरप्ट होती हैं ज्यादा लार्ज कैप की तुलना में। लार्ज कैप बड़ी इसलिए हो पाई है क्योंकि ये सारे साइक्लिकलिटी को विथस्टैंड करने की वजह से। लेकिन डाइवर्सिफाई करने से आप इस रिस्क को काफी कम कर पाते हैं। डाइवर्सिफाई करने से अगर आपके पास 4-5 छोटी कंपनी है जिसमें से 2-3 डूब जाए तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगर 40-50 कंपनी हो, और दूसरा खतरा जो स्मॉल कैप कंपनी के बारे में है, जो कि अक्सर सच हो जाता है कि इनके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं होती। छोटी कंपनियां हैं, इन पे रिसर्च वाइडली अवेलेबल नहीं है। बहुत बड़ा यूनिवर्स है, भारत में 4-5 कंपनियां ऐसी हैं जो कि 500-700 करोड़ रुपए से कम की होंगी और लिस्टेड है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू धीरेन जी। Next we have our next caller on the line, Sanjay from Mumbai. Sanjay ji, please go ahead with your question. हेलो जी संजय जी, सवाल पूछिए। सर, if I buy sovereign gold bond from stock exchange and sell it in stock exchange before maturity, then how it will be taxed? Please tell about long term as well as short term point of view. In long term as well as short term, it will be treated as your income. Only if you buy it in the market and sell it and hold it till maturity, it will be, the indexation benefit will kick in. And if you buy it in the primary issue, like when the sovereign gold bond is issued, and you hold it till maturity for the 8 years, all the gains will be completely tax free. जी, और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, ये पूछना चाह रहे थे कि 2 प्रश्न का। एक तो जैसे मान लीजिए अगर डीमैट अकाउंट है हमारे पास, तो इंडेक्स फंड लेना है तो म्यूचुअल फंड हाउस से ठीक रहेगा लेना, या ईटीएफ के माध्यम से भी ले सकते हैं। और दूसरा चीज की एक्सिस ब्लू के फंड, सर उसका क्या मतलब कैसा लग रहा है आगे चल के? किस ग्रुप के? एक्सिस ब्लू के फंड। अच्छा। Sorry to intervene. Jitendra ji, we don't take stock specific queries. नहीं ईशान, यहाँ पे जो हमारा म्यूचुअल फंड का कार्यक्रम है, इसमें धीरेन जी स्टॉक्स के बारे में भी हमें हमारे श्रोताओं को पूरी जानकारी देते हैं। धीरेन जी प्लीज आप अपना जवाब दीजिए। जी, इनका प्रश्न, लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड के ढेर सारे म्यूचुअल फंड है, और इनका प्रश्न एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में है। उनका पहला सवाल कि इंडेक्स फंड में आप ईटीएफ के जरिए, आपके पास डीमैट अकाउंट है, ईटीएफ खरीदिए, या म्यूचुअल फंड के जरिए आप इंडेक्स फंड खरीदिए। ईटीएफ खरीदने में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आप ईटीएफ आप एनएवी पे नहीं खरीदते हैं। ईटीएफ का बाजार में जो दाम है
वो डिमांड सप्लाई के आधार पे कभी वो एनएवी से ज्यादा या कभी एनएवी से कम हो सकता है। और जब आप बेचने जाएंगे तब भी आपको दाम वही मिलेगा जो बाजार में है। आप इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते। जब आप म्यूचुअल फंड किसी कंपनी से खरीदते हैं तो आप एनएवी पे खरीदते हैं और एनएवी पे बेचते हैं। एनएवी ही आपके लिए दाम है। तो अगर आप किसी लार्ज कैप फंड खरीद रहे हैं तो पिछले दिनों देखा गया है कि ईटीएफ खरीदना सिरदर्दी वाला चीज है, ओपन एंड फंड खरीदना आसान है और वहां पे खर्चा भी कम है। एक्सपेंस रेशियो जिस तरह से गिरे हैं उसके बाद से इनका केस काफी स्ट्रांग हो गया है कि अगर आपको पैसा इंडेक्स फंड में लगाना है तो इंडेक्स फंड में लगाइए, ना कि ईटीएफ में जी। और एक्सिस का ब्लू चिप कैसा फंड है? ये एक लार्ज कैप फंड है और एक्सिस के अधिकतर फंड अपने बाय एट एनी प्राइस वाले स्ट्रैटेजी या हाई क्वालिटी स्ट्रैटेजी कहिए उससे सफर कर रहे हैं। हाल फिलहाल इनका प्रदर्शन थोड़ा सुधरा है और ये फंड ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और जब कभी भी बाजार चलेगा। लेकिन जब देखा गया है कि पिछले 10-12 साल में जब से एक्सिस म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करता है तब से 2 बार ऐसा समय आया जब भी ये फंड्स काफी स्ट्रगल कर रहे थे, इनका प्रदर्शन काफी कमजोर था और जब बाजार में बदलाव आया तो ये बहुत रफ्तार से वापस अपना ग्राउंड कवर कर पाए। तो उस नजरिए से आप देखते हैं तो जरूर रखिए। एक चीज ध्यान रहे कि अगर आपका पैसा अगर 100 रुपया लगा हुआ है तो देखिए कि 25 से 35% रुपए से ज्यादा पैसा एक्सिस ब्लू चिप में ना लगा हो। Thank you, and we have our next caller, Sandeep from Delhi. Sandeep ji, please ask your question. सर गुड इवनिंग। Good evening. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो ये डीमेट अकाउंट होता है सर, तो इसको हम मतलब इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है तो मतलब इसमें मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए सर डीमेट अकाउंट में? नहीं, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपका कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है और म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य भी नहीं है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और उसमें कोई पैसा होने की जरूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट में अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है, अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं कि आईपीओ खरीदते हैं और वो आपके डीमैट अकाउंट में होता है तो जब तक आपके पास वो शेयर रहता है तब तक आपका डीमैट अकाउंट बंद नहीं हो सकता है। इसका सालाना फी है और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है कई बार इसका सालाना फी, और बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बहुत सारे ब्रोकर्स के जरिए जब आप ये खाता खोलते हैं तो काफी ब्रोकर्स आज के दिन ही आपको फ्री में सुविधा उपलब्ध कराते हैं और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एक फी होता है जो ब्रोकर वहन करता है। लेकिन जब भी आपके अकाउंट में जब कोई शेयर आता है तो उसके पैसे नहीं लगते। जब आपके डीमैट अकाउंट से पैसा जब आप कोई बेचते हैं शेयर और आपके अकाउंट से डेबिट होता है तो उसका फी लगता है और वो निर्भर करता है, उसका आपके वॉल्यूम और वैल्यू से लेना देना नहीं है। आप कितनी बार ये ट्रांजैक्शन होता है, काउंट ऑफ डेबिट ट्रांजैक्शन, उसके आधार पे आपका फी लगता है। जी धीरेन जी, आप जैसा जिक्र कर रहे थे जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का जो अंतर है, तो ऐसे में आप श्रोताओं को क्या सलाह देंगे कि वो किस तरह के फंड्स का चुनाव करें निवेश करते समय? ये म्यूचुअल फंड लोगों के निवेश को आसान करने के लिए पूरा बनाया गया था और जिस तरह के इंडेक्स फंड आ गए हैं, लार्ज कैप है, लार्ज और मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू ओरिएंटेड, तो लोगों के लिए चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं इसका एक सरल इसको आसान बनाने की सलाह देता हूँ। एक ये कि जब आप निवेश की शुरुआत करें तो बहुत ही कंजर्वेटिव व्हीकल से शुरुआत करें। आमतौर पर मैं कहता हूँ कि आपको एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरुआत करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1/4 पैसा फिक्स इनकम में लगा रहता है। और चाहे आप किसी भी निवेशक को कितना भी बता दीजिए कि ये निवेश में जोखिम है, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन निवेश करते समय लोग काफी बहादुर होते हैं और जब ये आपको गिरावट का सामना करना पड़ता है तो बड़ी चिंता होती है और अंडरस्टैंडेबल है, ये समझ में आता है। लेकिन और बाजार का जो रुख है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, चढ़ता धीरे धीरे है, गिरता बहुत रफ्तार से है और इस वजह से लोग ज्यादा चिंतित होते हैं। इसलिए आपको कंजर्वेटिवली शुरू करना चाहिए। उसके बाद मेरी सलाह होती है कि 2-3 साल के बाद, 1-2 साल के बाद आप अपना किसी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाए जहाँ पे आपका पैसा
वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा, आपका पैसा बढ़ जाएगा, छोटे कंपनी में, बड़ी कंपनी में, मिड साइज कंपनी में, हर जगह लगा रहेगा। और जब आप 4-5 साल के एक्सपीरियंस हो जाए तब देखिए कि 10-15% पैसा, 15 या 20%, 30% पैसा आपका मिड और स्मॉल कैप में लगा रहे, चाहे किसी फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए या सीधे तौर पे, क्योंकि तब तक आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, तब तक आपका परिचय हो जाएगा इस तरह के उतार चढ़ाव वाले निवेश से, कि उतार चढ़ाव होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूबेगा। ये इनका कैरेक्टर है। Thank you, Dhiren ji. We have our next caller, Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, please go ahead. नमस्कार धीरेन जी, मेरा सवाल है क्या म्यूचुअल फंड में मैं अपने बेटे को पोलियो सीधा ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? क्योंकि अगर रिडीम करूंगा तो मुझे टैक्स लग जाएगा, उसको टैक्स लग जाएगा। क्या सिर्फ पोलियो में नाम चेंज कराया जा सकता है क्या? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड और फोकस इक्विटी फंड ठीक से नहीं चल रहे हैं, क्या बने रहे हैं? अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं हम लोग। थैंक यू। नहीं, पहला वाला जो स्थिति है वो नहीं बदल सकता है। आप म्यूचुअल फंड का ओनरशिप नहीं बदल सकते हैं, और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें कि आप 50,000 रुपए तक का कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जरूर बदला जा सकता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड किसी के नाम से है और बिना किसी असुविधा के आप MF सेंट्रल पे जाकर के अपने म्यूचुअल फंड का में नॉमिनी बदल सकते हैं या जोड़ सकते हैं या रेशियो बदल सकते हैं, ये करना संभव है। Thank you, Dhiren ji. Going forward with the news, global crude oil prices declined for the second week in a row, with Brent posting a fourth straight monthly decline, as disappointing US economic data and uncertainty over interest rates weighed on the demand outlook. Brent crude oil futures fell about 3% this week to settle at $79.54 a barrel, after falling about 5% last week. US crude slid 1% to settle at $76.78 per barrel, after losing about 6% last week. For the month, Brent slid less than 1% in April, while WTI gained about 1%. That was the first monthly increase in WTI prices in 6 months. US consumer spending was unchanged in March, but persistent strength and underlying inflation pressures could prompt the Fed to hike rates again next week to slow inflation, feeding fears of a possible recession. और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से हमारे चिरपरिचित श्रोता RS दहिया जी जुड़ चुके हैं। दहिया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, पूरी मार्केट मंत्रा को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते दहिया जी। धीरेन्द्र जी से सर मेरे क्वेश्चन है, I have investment is Tata large and mid cap fund and Tata index fund and old Reliance growth fund growth, which is now HSBC growth fund growth. Should we continue invested or we should exit or switch? I want a review. This is old investment about since last 10 years. The other two funds I can understand, Tata Large and Mid Cap and Index, it's quite straightforward. They are reasonable funds. They have done well. They have been able to ride, on any 2-year, 3-year time period. Tata Large and Mid Cap Fund actually stacks up very well. And Index Fund is Index Fund. I don't have much to comment. If market does well, it will do exactly as much as the market. Your third fund I couldn't make out. There is no fund which has been converted from Reliance to HSBC. A Reliance company, there is no such fund. Reliance Growth all became Nippon, and the fund has undergone a change because of the classification, and it remains a reasonable fund. There's nothing extraordinary about it. और दिल्ली से हमारे श्रोता राजेंद्र जी हमारे साथ है। राजेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में हमें पैसा लगाना हो तो आसान तरीका कैसे है? बैंक के थ्रू है? क्योंकि हमारे 2 अकाउंट्स हैं बैंक में, तो एक बैंक वाले कहते नहीं इसमें फायदा नहीं है, एक कहते जी आप लगा सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हमारी FD जमा है तो FD
There's a lot of disturbance on your line. धीरेन जी, क्या आप सवाल समझ पाए जो? हाँ, ये सवाल पूछ रहे थे कि कैसे म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, बैंक के जरिए, किसी एजेंट के जरिए, या किसी और एक नया जरिया जो आ गया है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए कि अब बहुत सारे फिनटेक्स हैं, बहुत सारे ऐप उपलब्ध हैं जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और उसके अलावा किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे आप किसी म्यूचुअल फंड में सीधे तौर पे निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि और इसका एक फायदा भी है, जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हर एक म्यूचुअल फंड भारत में 2 तरीके से उपलब्ध है। एक जो कि आप किसी के जरिए खरीदते हैं और एक जो कि आप सीधे तौर पे खरीदते हैं। ये एक होता है रेगुलर प्लान जो कि आप किसी के जरिए खरीदते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान जो कि आप किसी इंटरमीडियरी के जरिए खरीदते हैं। इंटरमीडियरी के जरिए जो भी आप रेगुलर प्लान खरीदते हैं उसका 1 से 1.25% अक्सर ज्यादा खर्चा होता है, तो सालाना उतना आपका रिटर्न कम हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड का चुनाव खुद करते हैं, आसानी से और सिंपल तरीके से आप इन्वेस्ट कर पाते हैं, आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं, रेगुलर तरीके से अगर आप SIP करना चाहते हैं और एक फंड का चुनाव करके आप उसमें लगातार निवेश होता रहे, हर साल आप थोड़ी रकम बढ़ा देते हैं, तो एक फिनटेक के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं और आपको इसके लिए किसी से मिलना नहीं पड़ेगा। और ये चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि आप 15 मिनट में अपना निवेश का जो ये हालांकि आप हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं हो शुरू में लोगों को, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक अच्छे फंड का चुनाव कीजिए और उसमें 15 मिनट में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके लिए कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक आधार कार्ड चाहिए, एक पैन नंबर चाहिए जो कि आपके पास आमतौर पे होता है, और ऑनलाइन बैंक अकाउंट का एक्सेस, और आप SIP शुरू करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू धीरेन जी। नेक्स्ट our caller is Paras from Gurugram. Paras, please ask your question. Yeah, I'm Bharat Bhushan Narula from Gurgaon. I want to know, I do not want to go through the CA to calculate my tax. I want to know how the index cost of purchase for a mutual fund is calculated. Number 2, is this also applicable for equity based mutual funds or only the debt based mutual funds? The index cost of purchase. Okay. All right. You know, the indexation benefit is no longer available either with equity or with debt. But earlier it was available. And if you are a very old investor in equity, if you have been investing for 5, 10, 15 years, and if all your investment invested and all the appreciation till January 2018 in equity is tax sheltered, it was grandfathered when it was introduced. In case of debt, it has been tax sheltered till March 31st, 2023. All your existing investment in debt fund so far till March 31st is tax sheltered, grandfathered, and that has been provided in the law. And but from here on, nothing is tax sheltered, because there is no indexation of a meaningful kind, except for 1 or 2 very minor categories, which is and all your debt fund investment, all your gains will be taxable. All your equity investment, the appreciation, 1 year, all your gains within 1 year, which will be treated as short-term capital gains, is taxed at 15%. And for all long-term capital gains for holdings of 1 year and below more is taxed as long-term and taxed at 10%. Our next caller is Premchand from Faridabad. हेलो जी प्रेमचंद जी। सर नमस्कार। म्यूचुअल फंड में जाने के लिए कोई ब्रोकर का कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर होता है कि जहां हम जाके उनसे मिलें और अपने आसानी से म्यूचुअल फंड के अंदर हम मार्केट में अपना पैसा लगा सकें? और दूसरा सवाल ये है कि आने वाले समय में कि बैंक में जो FD में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं, अभी 7.25 रेट है और आगे बढ़ने के क्या चांसेस हैं? आपकी राय क्या है? धन्यवाद। FD के रेट कभी ना कभी बढ़ेंगे, कभी ना कभी गिरेंगे, और अभी मुझे लगता है कि अब मामूली बढ़त हो सकती है, गिरावट की संभावना ज्यादा है, लेकिन ये गेस करना बड़ा मुश्किल है। और जब कभी मैंने गेस किया है, मैं आमतौर पे गलत रहा हूँ, तो इस पे बिल्कुल आप
ज्यादा भरोसा न करें। लेकिन बड़ी उम्मीद यही है कि थोड़ा बहुत बढ़ सकता है और गिरावट का दौर से शुरू होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक भी म्यूचुअल फंड में, अधिकतर बैंक आज के दिन सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक भी, प्राइवेट बैंक भी म्यूचुअल फंड बेचते हैं। लेकिन उससे, और अगर आप किसी व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं, किसी इंडिविजुअल एजेंट से, तो आप एम्फी इंडिया के वेबसाइट पे जाइए। वहां पे आप अपना पिन कोड डालिए। आप जहां कहीं भी रहते हैं तो आप उस इलाके के आसपास वाले बहुत सारे आपको एजेंट का रेफरेंस मिल जाएगा, उनका फोन नंबर और उनका एड्रेस मिल जाएगा। आप उनसे संपर्क साधें और बात करके जरूर उनसे मिलें। जी। और दिल्ली से हमारे श्रोता जगमाल लाइन पे हैं। जगमाल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरी नमस्कार पूरे मार्केट टीम को, धीरेन्द्र जी को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्ट को नैस्डैक 100 ये 31 मार्च पहले का इन्वेस्ट किया हुआ, क्या वो डेट फंड है या इक्विटी फंड है? और अगर वो डेट फंड है तो क्या वो इक्विटी? कौन से फंड के बारे में एक बार जरा फंड का नाम दोहराएंगे? इन्वेस्को नैस्डैक 100। जी। हाँ, तो क्या ये हमने तो ये सोच के किया था कि ये इक्विटी फंड है, ये इक्विटी में करते होंगे। तो अगर ये इक्विटी फंड नहीं है, डेट फंड माना जाता है 31 मार्च से पहले का भी, तो क्या ये उनमें इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते? जी। और अगर क्या हमने गलती कर दी है कि जो नैस्डैक 100 में किया या ठीक किया है? तो नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। ये नैस्डैक 100 ETF एक काफी अच्छा फंड है। ये अमेरिका की 100 बड़ी कंपनियों में, जिसमें कि अधिकतर जो डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनमें आपका लगा हुआ पैसा है। ये एक इंडेक्स है, नैस्डैक 100। नैस्डैक एक इंडेक्स है, एक स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका में, जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी कंपनी पिछले 10-20 साल से लिस्ट हो रही है। और वहाँ की 100 बड़ी कंपनियों का ये इंडेक्स है जिसमें आप लगा रहे हैं। तो आपका पैसा लग रहा है इक्विटी में, लेकिन इसका टैक्स का ट्रीटमेंट डेट की तरह होता है। जैसे डेट में, क्योंकि भारतीय इक्विटी फंड के ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे नियम है वो ये है कि कोई भी ऐसा फंड जो कि 65% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में, भारत की कंपनियों में पैसा निवेश करता है, उनको ही इक्विटी फंड का ट्रीटमेंट मिलता है। पहले इससे 2018 के पहले मिलने वाला जितना भी रिटर्न था, गेन्स था, वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता था। उसके बाद अब इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, लेकिन कम लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 साल से होल्डिंग पे से ज्यादा पे 15% है। जिसके वजह से जितने भी इक्विटी फंड्स नहीं थे, उनका ट्रीटमेंट डेट फंड की तरह होता था, जहां पे 3 साल के बाद इंडेक्सेशन मिलता था। और नैस्डैक 100 का जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो उस तरह का होता था। अब ये चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन की सुविधा खत्म हो गई है सारे नॉन इक्विटी फंड्स पे, इस वजह से इसका टैक्स ट्रीटमेंट का नुकसान हुआ है। लेकिन भारतीय इक्विटी फंड भी मार्जिनली टैक्स हो गए हैं, डेट फंड भी पूरी तरह टैक्सेबल हो गया है। और नैस्डैक 100, मुझे नैस्डैक 100 के प्रदर्शन के बारे में बहुत उम्मीद है कि ये किसी भी लंबे समय में ये अच्छा इसका प्रदर्शन होगा। टैक्स के नजरिए से देखें तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है कि इससे मिलने वाला सारी जो वृद्धि है वो टैक्सेबल होगी। जी धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका। And before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pump in over 12,000 crore rupees into Indian capital markets in April. And global crude oil prices decline for the second week in a row. Brent crude drops 3%. And that's it in this edition of Market Mantra.